All right, guys, let's start gas liquid chromatography. गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम शॉर्ट फॉर्म से GLC भी कहते हैं। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसकी डायग्राम को चेक कर लेते हैं कि हाउ what kind of a diagram is that, and that is how it works. Okay. My bad. Oh my goodness. Now I can fix this. Okay. This diagram is little bit complicated. I'll try to make it easy. All right, so ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिए। अब इस डायग्राम को लेबल करते हैं और देखते हैं कि इस डायग्राम में है क्या चीजें। ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग कि हम यहां से सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द इंजेक्शन पॉइंट ऑफ द सैंपल। मैं यहां से कैरियर गैस को इंट्रोड्यूस करता हूं। इस कैरियर गैस का सिर्फ इतना सा काम होता है कि ये इन सैंपल को लेकर इस कॉलम ओवन में आती है। सो दिस इज बेसिकली योर कॉलम ओवन, जिसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
और ये मैंने एक लिक्विड इसमें फिल किया है। इस लिक्विड को कहते हैं वैक्सी पॉलीमर। हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है ये। ठीक है, ये बेसिकली ग्लास कॉलम होता है। ऑलराइट, और ये बेसिकली नैरो ग्लास कॉलम होता है। इसी ग्लास कॉलम में हम एक इनर्ट मटेरियल को क्लोजली पैक्ड कर देते हैं। ऑलराइट, और इस इनर्ट मटेरियल को कहते हैं पोरस डायटोमेशियस अर्थ। पोरस डायटोमेशियस अर्थ। ये एक रॉक होता है, ये एक इनर्ट मटेरियल होता है, ये एक पोरस मटेरियल होता है। ऑलराइट, इसके बाद ये आपका डिटेक्टर होता है और ये आपका चार्ट रिकॉर्डर होता है। डिटेक्टर जो भी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है, चार्ट रिकॉर्डर उस इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर देता है, और जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा इस चार्ट रिकॉर्डर के थ्रू, उसको हम नाम दे देंगे गैस क्रोमेटोग्राम। और वो गैस क्रोमेटोग्राम क्वेश्चन के अंदर मिलेगा और आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So that's the apparatus, that's the diagram of GLC. Let's talk about the process in detail. सबसे पहली बात, जो कैरियर गैस है वो या तो इनर्ट कैरियर गैस होगी, वो या तो कोई नाइट्रोजन हो सकती है या फिर हीलियम। Carrier gas is inert and it can be nitrogen or helium. जाहिर सी बात है, ये कैरियर गैस ड्राई करनी है, मुझे क्लीन करनी है इंट्रोड्यूस करने से पहले जीएलसी में, विच इज वाई मैं इस गैस को एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट से पास करूंगा। To avoid any interference with the sample, pass the gas through an hydrous copper 2 sulfate. This gas ठीक है जी।
porous diatomaceous earth along with the coating of high boiling liquid waxy polymer will serve as a stationary phase, while carrier gas will serve as a mobile phase. Okay. Porous diatomaceous earth coated with high boiling liquid will serve as a stationary phase. हम porous diatomaceous earth को ग्लास कॉलम में क्लोजली पैक्ड कर देते हैं. Porous diatomaceous earth is closely packed into a narrow glass column all right. ग्लास कॉलम जो है वो हम ओवन में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं. ग्लास कॉलम is mounted an oven whose temperature can be controlled. All right. So I hope आपको यहाँ तक का प्रोसीजर समझ में आया होगा. हमने ग्लास कॉलम को उठाकर ओवन में रख दिया जिसका हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. ये जो ग्लास कॉलम होता है ये तकरीबन 1 से 4 मीटर लॉन्ग होता है. इसका 2 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर होता है. Glass column is 1 to 4 meter long and it has a two and it has a 2 millimeter inside diameter. इतना छोटा डायमीटर इसलिए रखा जाता है ताकि सॉल्यूट्स जो हैं, कंपाउंड्स जो हैं, वो मोबाइल और स्टेशनरी फेस के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में है, so that separation would be effective. This small diameter is good
so that solute can contact more with stationary phase and mobile phase. सॉल्यूट्स की जो सेपरेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वोलेटिलिटी हो सकती है, एड्सॉर्प्टिविटी हो सकती है, और सॉलिबिलिटी हो सकती है. Solutes can be separated on the basis of physical properties like solubility, adsorptivity, and volatility. All right. All right, guys. अब एक चीज समझने की है, और वो ये है कि ये जो आपकी कैरियर गैस है, ये तो हीलियम और नाइट्रोजन हो सकती है, या तो हीलियम या नाइट्रोजन, दोनों इनर्ट गैसेस हो सकती हैं. तो जाहिर सी बात है, जो सैंपल आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी एफिनिटी इन गैसेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी. तो फिर ये जो सैंपल है, ये एफिनिटी फिर दो तरह से अपनी शो करेगा. या तो ये अपनी एफिनिटी इस पोरस डायटोमेशियस अर्थ के साथ शो करेगा, या फिर इस हाई बॉइलिंग लिक्विड के साथ शो करेगा. ऑलराइट. यानी आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है, सैंपल है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दिस मटेरियल एंड हाई बॉइलिंग लिक्विड. ऑलराइट. इसका मतलब सॉल्यूट जो है वो पार्टीशन होगा बिटवीन पोरस डायटोमेशियस अर्थ एंड हाई बॉइलिंग लिक्विड. ऑलराइट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. वैसे तो हमने मोबाइल फेज ये यूज किया हुआ है, बट सिंस इट इज इनर्ट, इट इज अनरिएक्टिव, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट कोई इतना खास होगा नहीं, इसका कोई रोल इतना खास होगा नहीं. विच इज वाई जो सॉल्यूट्स हैं वो पोरस डायटोमेशियस अर्थ और हाई बॉइलिंग लिक्विड के साथ अपनी एफिनिटी शो करेंगे, और वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. इसका मतलब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन का प्रोसेस होगा. ओके. सो हम यहाँ लिखते हैं GLC exhibits partition process in which solute is divided between high boiling liquid हाई बॉइलिंग लिक्विड का मतलब वैक्सी पॉलीमर एंड पोरस डायटोमेशियस अर्थ.
ओके। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपका जो सॉल्यूट है वो इस हाई बॉइलिंग लिक्विड में हाईली सॉल्युबल है। इसका मतलब वो सॉल्यूट इस हाई बॉइलिंग लिक्विड में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उसका रिटेंशन टाइम भी इस लिक्विड में ज्यादा होगा। इसका मतलब वो बहुत देर से इस ग्लास कॉलम से बाहर जाएगा, राइट। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो सॉल्यूट है उसकी एफिनिटी इस पोरस डायटोमिशियस अर्थ के साथ ज्यादा हो, यानी वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाए ऑन टू द सर्फेस ऑफ पोरस डायटोमिशियस अर्थ, एंड दैट मीन्स कि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा इसके साथ, एंड ऑब्वियसली पोरस डायटोमिशियस अर्थ के साथ उसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, वो देर से इस ग्लास कॉलम से बाहर जाएगा, राइट। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि if solute is highly soluble in high boiling liquid or strongly adsorb onto the surface of porous diatomaceous earth, then they will spend more time in the glass column. Hence, they will have a longer retention time. अच्छा, now the question is retention time क्या होता है? भाई retention time solute पॉइंट ऑफ इंजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ डिटेक्शन तक जो टाइम इस ग्लास कॉलम में स्पेंड करता है उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। रिटेंशन टाइम is the time taken for a solute to pass through the column is called retention time। अच्छा, रिटेंशन टाइम जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और रिटेंशन टाइम डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। सो रिटेंशन टाइम वेरीज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड।
and it depends on following factors. Okay, the first factor is temperature. बेटा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजीली एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होकर इजीली वेपराइज हो जाएंगे, ग्लास कॉलम से जल्दी बाहर चले जाएंगे, वो ग्लास कॉलम में कम टाइम स्पेंड करेंगे, उनका रिटेंशन टाइम ग्लास कॉलम में कम होगा, हेंस वी कंक्लूड शॉर्टन्स हायर द टेम्परेचर शॉर्टन्स द रिटेंशन टाइम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं if we increase the temperature then solute molecules will excite easily and vaporizes quickly. So they will leave the glass column immediately. Hence, increasing the temperature shortens the retention time. जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास वो है solubility. Solubility. अगर इस हाई बॉइलिंग लिक्विड में हाईली सॉल्युबल हो आपका सॉल्यूट तो जाहिर सी बात है वो इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, thus higher the solubility longer the retention time. If solute is highly soluble in high boiling liquid, then they will spend more time in the then they will spend more time in the glass column, hence higher the solubility
longer the retention time. Okay. Last but not the least, boiling point. बेटा बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो जाहिर सी बात है वेपराइज होने में उसको टाइम लगेगा, और वो अपना ज्यादातर टाइम जो है वो ग्लास कॉलम में स्पेंड करेगा। Hence, we conclude higher the boiling point, longer the retention time. If solute has higher boiling point, then it will take time to vaporize it. Then it will take time to vaporize, which means solute spent more time in the glass column, hence higher the solubility, oh sorry, higher the, my bad, higher the boiling point, longer the retention time. Okay. एक छोटा सा नोट, और नोट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ चार्ट रिकॉर्डर। मान लीजिए कि आपके पास आपका गैस क्रोमेटोग्राम की शेप कुछ इस तरह की है, राइट? इसको कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राम। ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, each peak in the gas chromatogram corresponds to the component present in the sample, corresponds to the solute present in the sample. So देखो first, second, third, fourth, and you can take it as a fifth one, right? ये reverse जो होती है इसको नहीं काउंट करते कभी भी, सही है?
सो हम यहाँ लिख देते हैं कि टोटल number of peaks shows total number of compounds present in the sample. Compounds बोले solute बोले, it doesn't make any difference. So how many solute we have? 1 2 3, this one is 4, this one is 5. Okay, and the area under this peak, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरिया है ये प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने वर्किंग करनी होगी, यानी आपने हर पीक का एरिया फाइंड आउट करना होगा और फिर उस एरिया को यूज करके आपने कैलकुलेशन करनी होगी, जो कि अभी हम थोड़ी देर में करवाते हैं। आप सही है, और ये भी लेंगे। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम यहाँ से यहाँ तक स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम बेसिकली इस तरह से आएंगे। सही है। तो आपके लिए ये कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, सी, and then this one is D. All right. So आपने सबका एरिया निकालना है, और एरिया जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया अंडर द पीक gives the info about the proportion of substance present in the sample. So आप क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लीजिए कि मैंने एरिया फाइंड आउट किया है सबके लिए। इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर, this one has 10 centimeter, then this one has 15 सेंटीमीटर, और इधर एरिया है लेट सपोज 2। ठीक है, सी को इग्नोर कर रहा हूं मैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मुझे समझानी है बात आपको। ऑलराइट, मुझे परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं करवानी। जब क्वेश्चन पे जाऊंगा आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से देखना होता है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि आपका जो एक्स एक्सेस होता है उसके ऊपर हमेशा रिटेंशन टाइम होता है, और जो वाई एक्सेस होता है उसके ऊपर हमेशा एब्जॉर्बेंस होती है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं यहाँ से टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, जितनी भी पीक्स होंगी उन सबका टोटल एरिया। 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 32। सो टोटल एरिया इज 32 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मुझे यहाँ से ए के लिए परसेंटेज प्रोपोर्शन डिटरमिन करना है, तो एरिया ऑफ पीक ए लूंगा विच इज 5, टोटल एरिया लूंगा मैं 30 इंटू 100, सो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ये हो जाएगा 16.66%। इसी तरह से हम तमाम पीक्स के लिए वर्किंग करेंगे। ऑल राइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेकिन मैंने बताया है आपको कि चार्ट रिकॉर्डर कैसे फंक्शन करता है, उसको कैसे रीड करते हैं, यहाँ क्या होता है, ये सब बताया है मैंने आपको। ठीक है, डिटेक्टर की भी इंफॉर्मेशन होती है, और अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा सच पूछा तो नहीं गया है डिटेक्टर से रिलेटेड कि क्या होता है, लेकिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं जरूर देना चाहूंगा कि हाउ इट वर्क्स, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि यहाँ जो गैस क्रोमेटोग्राम है वो मिलता कैसे। देखो, ये तो हमें पता है कि गैस क्रोमेटोग्राम मिलता है, ठीक है, कैसे मिलता है ये जानना बहुत जरूरी है। और जो कैसे मिलता है उसके पीछे पूरी वर्किंग इसकी चल रही होती है। तो डिटेक्टर दो तरह के होते हैं, थर्मल डिटेक्टर एंड फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर का सिर्फ एक ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ, सो दैट एक लेक्चर में कंप्लीटनेस आ जाए। ठीक है, सो फ्लेम फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इस फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में हाइड्रोजन का फ्लेम होता है। इट हैज हाइड्रोजन फ्लेम। जब हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन फ्लेम में, तो सैंपल आयोनाइज होता है, कन्वर्ट होता है कैटाइन, एनाइन और इलेक्ट्रॉन्स में। When sample is introduced into hydrogen flame, so sample ionizes into cation, anion, and electron. Cation goes towards cathode, anion and electrons goes towards anode. आप सब जानते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है,
जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। एनोड undergoes oxidation। ठीक है। एज अ रिजल्ट एक्सटर्नल सर्किट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बिकॉज ऑफ दिस movement of electron takes place in the external circuit इस एक्सटर्नल सर्किट की वजह से एक इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस movement of electron an electrical pulse is produced और जब इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोड्यूस्ड होगा तो चार्ट रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ पीक which can be recorded by chart recorder in the form of peaks. All right, that's the whole working behind flame detector, and I must say that you should know because उसका क्वेश्चन पूछता ही नहीं पूछता, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी ऑपरेटर्स जब वर्क करता है तो उसके सारे इक्विपमेंट्स उसके सारे गैजेट्स का आपको पता होना जरूरी है। आप उसके बाद वो क्वेश्चन जिस तरह की भी बनाएगा आई एम श्योर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ GL